नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिलचस्प पारिवारिक मामले को समझेंगे जो सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। ये कहानी है एक पिता की, उनकी वसीयत की और उस एक बेटी की जिसे उस वसीयत से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। तो क्या ये फैसला सही था? चलिए जानते हैं। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता NS श्रीधरन से और उनके 9 बच्चों से। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक बड़ा और भरा पूरा परिवार। लेकिन बहुत जल्द इस परिवार के रिश्तों में एक दरार पड़ने वाली थी। जब पिता का देहांत हुआ तो उनकी वसीयत ने सबको कह सकते हैं कि चौंका दिया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद सिर्फ अपने 8 बच्चों के नाम की थी। एक बच्चे को कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता था, आखिर एक बेटी को क्यों बाहर रखा गया? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, क्या ऐसी वसीयत कानूनी तौर पर सही थी? यही वो पहेली थी जिसे अदालतों को सुलझाना था। और जिस बेटी को बाहर रखा गया था, शाइला जोसेफ, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने 8 भाई बहनों के खिलाफ अदालत में केस कर दिया, वसीयत को चुनौती दी और अपनी संपत्ति में हक की मांग की। तो मामले के जो तथ्य थे वो कुछ इस तरह थे। वसीयत लिखी गई थी 1988 में और इसमें शाइला को जायदाद से बेदखल करने का कारण भी बताया गया था कि उन्होंने अपने समुदाय से बाहर शादी की थी। इसके कई साल बाद 2011 में शाइला ने इसी वसीयत को अदालत में चुनौती दे दी। अब इस केस को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में किसी वसीयत को असली साबित करने के कानूनी नियम आखिर हैं क्या। और ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। यहाँ एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द आता है, साक्ष्यांकन, यानी एटेस्टेशन। इससे आप किसी बहुत जरूरी दस्तावेज के लिए एक तरह का सिक्योरिटी चेक समझ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि गवाहों ने वसीयत करने वाले को साइन करते हुए देखा और फिर खुद भी उनके सामने साइन किया। भारत के कानून के मुताबिक किसी भी वसीयत को वैध मानने के लिए ये 3 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहला, वसीयत करने वाले के साइन। दूसरा, कम से कम 2 गवाहों का वहां मौजूद होना और उन्हें साइन करते हुए देखना। और तीसरा, उन दोनों गवाहों का भी वसीयत करने वाले के सामने ही साइन करना। तीनों स्टेप्स जरूरी हैं। और सबसे अहम नियम यह है, अदालत में कम से कम एक गवाह को आकर ये पुष्टि करनी होती है कि सिर्फ वसीयत करने वाले नहीं बल्कि दोनों गवाहों ने भी उनकी मौजूदगी में साइन किए थे। सोचिए, एक ही गवाह को पूरी साइनिंग सेरेमनी को कंफर्म करना होता है। और बस यहीं पर यह मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। वसीयत के 2 गवाहों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा था। अदालत में उन्हें DW2 यानी डिफेंस विटनेस नंबर 2 के तौर पर पहचाना गया और उनकी गवाही ही इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब ये स्लाइड इस केस की सबसे बड़ी पहेली को दिखाती है। बाईं तरफ है कानून की जरूरत और दाईं तरफ है कि गवाह ने असल में क्या कहा। कानून कहता है कि गवाह को दोनों गवाहों के साइन कंफर्म करने होंगे, लेकिन DW2 ने अपनी पहली गवाही में क्या कहा कि पिता ने साइन किए और उसने खुद साइन किए। वो दूसरे गवाह के साइन का जिक्र करना ही भूल गए और इसी एक चूक की वजह से निचली अदालतों ने वसीयत को ही खारिज कर दिया। इस मामले में एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, वक्त। वसीयत पर साइन हुए थे 1988 में और गवाह की गवाही हुई पूरे 24 साल बाद 2012 में। जाहिर है, निचली अदालतों के लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल था कि 24 साल बाद किसी को हर एक बात बिल्कुल ठीक ठीक याद रह सकती है। तो बस इन्हीं वजहों से, एक तो गवाही में कानूनी कमी और दूसरा 24 साल के लंबे गैप की वजह से गवाह का थोड़ा कंफ्यूज होना, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने बेटी शाइला के पक्ष में फैसला सुनाया। उनका मानना था कि वसीयत कानूनी तौर पर साबित ही नहीं हो पाई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 8 भाई बहन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसी गवाही को, उन्हीं सबूतों को फिर से परखा, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए नजरिए से। और ये है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो लाइन जिसने पूरा केस ही पलट कर रख दिया। अदालत ने कहा कि जो सबूत गायब लग रहा था वो तो खुद शाइला के वकील ने ही जिरह के दौरान निकलवा लिया था। तो ये हुआ कैसे? देखिए, अदालत में एक प्रक्रिया होती है जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन, जहां एक वकील दूसरे पक्ष के गवाह से सवाल पूछता है। और मजे की बात देखिए, शाइला के ही वकील ने गवाह DW2 से पूछ लिया कि क्या उसने और बाकी लोगों ने वसीयत पर साइन किए थे। गवाह का जवाब था हां, और बस इस एक हां ने उस सारी कानूनी कमी को पूरा कर दिया जिसके आधार पर निचली अदालतों ने वसीयत को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क बहुत साफ था। जिरह में दिया गया जवाब भी एक पक्का और वैध सबूत है। और जहां तक तारीखों को लेकर कंफ्यूजन की बात है, तो 24 साल बाद ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये किसी तरह की धोखाधड़ी का सबूत नहीं हो सकता। तो आखिर में हुआ क्या और इस पूरे मामले से हमें कानून के बारे में क्या बड़ी सीख मिलती है? चलिए इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला बिल्कुल क्लियर था। निचली अदालतों के फैसलों को पलट दिया गया और पिता की वसीयत को पूरी तरह से वैध माना गया। अंत में पिता की आखिरी इच्छा का ही सम्मान किया गया। इस केस से कानून के बारे में कई बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, किसी व्यक्ति की आखिरी इच्छा सबसे ऊपर होती है, बस उसे कानूनी तौर पर साबित किया जाना चाहिए। दूसरी, जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में मिले सबूत भी उतने ही मायने रखते हैं जितने सीधी गवाही में। और तीसरी, अदालतें इस बात को समझती हैं कि दशकों बाद इंसान की याददाश्त में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस एक बहुत ही दमदार बात पर जोर दिया कि अदालत का काम ये तय करना नहीं है कि वसीयत करने वाले के कारण सही थे या गलत। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि क्या वसीयत कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बनाई गई थी या नहीं। और आखिर में ये केस हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कानून की नज़रों में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, किसी इंसान की आखिरी इच्छा या फिर उसे साबित करने का एकदम पक्का अचूक सबूत? इस पर सोचने की ज़रूरत है।